का राज रहा है। और ये आपके बीच में क्या बोल के आए थे? ये आपके बीच में ये बोल के आए थे कि मैं पटेल का चेला हूं। तो अगर पटेल के चेले हो तो इस बात का जवाब दो कि जब पटेलों की जमीन तुम्हारा ही शासन, तुम्हारी ही सरकार खींचने का काम कर रही थी, लूटने का काम कर रही थी, तब तुम कहां थे? और मोदी जी ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम पटेल के चेला हो तो मैं पटेल की औलाद हूं और मेरा नाम पल्लवी पटेल है। तुम उनके चेला हो लेकिन मैं किसी की चेली चाटी नहीं हूं। मैं सवाल पूछूंगी और तुम्हें जवाब देना होगा। जवाब दो इस बात का कि बुनकर का भविष्य कहां है। जवाब दो इस बात का कि मेरे नौजवान साथियों का रोजगार कहां है। जवाब दो इस बात का कि इस देश के, इस प्रदेश के किसान का हिस्सा कहां है। आपको जवाब देना हो इस बात का। और आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या आप जी चुरा सकते हैं, मन चुरा सकते हैं? इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आपके शासनकाल में दलित के सिर से पेशाब कर दी जाती है। क्या आप इस बात की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि आपके शासन में जहां जहां भी आपका शासन है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा सरकारी सिक्योरिटी में अगर किसी को टॉर्चर किया गया है सरकारी महकमे के द्वारा तो वो पिछड़ा दलित मुसलमान है। क्या आप इस बात की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर सामंतवादी ताकतों ने दोबारा सर उठाया है तो आपके शासनकाल में उठाया है? क्या आप इस बात से जी चुरा सकते हैं, जवाबदेही से भाग सकते हैं कि वो लोग कि जिनके घर गिराए गए, जिनकी प्रॉपर्टियों की कब्जे रखे गए, वो लोग तमाम वो लोग हैं जो पिछड़ा दलित मुसलमान जहां मां गंगा की प्राणता, संपत्ति, ज्ञान और वैभव फलित करती हो, जहां तथागत गौतम बुद्ध की वाणी, जहां कबीर की वाणी, जहां रहीम की वाणी सुनाई देती हो, ऐसी सरजमीं शहर बनारस को सबसे पहले नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सलाम बनारस। आज ये पीडीएम की पहली सभा है। ये पीडीएम क्या है, क्यों बनाया इसको और कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि हमको ये निर्णय लेना पड़े? आज इन तमाम बिंदुओं पे आपके बीच में बात करने आई हूं, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले उनका नाम जरूर लूंगी जिनकी वजह से और जिनकी दी हुई पहचान से मैं आज आपके बीच में हूं। अपना दल के संस्थापक यशगामी बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, मैं उनके चरणों में शत शत नमन करती हूँ। और इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित AIMIM के राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत करती हूँ। इस मंच पर अपने दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल राजमाता कृष्णा पटेल जी का स्वागत करती हूँ। इस मंच पर पीडीएम के घटक दल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद भिंड जी का स्वागत करती हूँ। इस मंच पर राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष सुनील चंद्र पाल जी का स्वागत करती हूँ। इस सम्मानित मंच का स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधुओं का, और खिड़कियों के पीछे से, इन झरोखों को पीछे से मेरी आवाज को सुन रही अपनी तमाम माताओं बहनों को सलाम करते हुए आप सभी का। असलियत तो ये थी कि नवाब
सिराजुद्दौला का एक एक सैनिक 100 पे भारी था, लेकिन उसके बावजूद नवाब सिराजुद्दौला हारे। 18,000 सैनिकों की सेना हारी। पता है क्यों? क्योंकि कमजोर सिराजुद्दौला का वो सेनापति मीर जाफर बिक गया, वो निकल गया दलाल। तो मैं आपको कहने आई हूं, आप सबका आह्वान करने आई हूं कि बार बार ये कमजोर गद्दार मीर जाफर को अपने वोटों की सौदेबाजी करने का अधिकार मत दीजिए। बार बार अगर आप उनको मौका देंगे तो वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उनको हराने की, उनको जमीन पे पटकनी देने की, उसमें वो आपके वोटों की सौदेबाजी करके आपके वोटों को बार बार तिजारत देते रहेंगे। एक ऐसे धोखेबाज गद्दार सेनापति से लाख गुना बेहतर है आप एक ईमानदार सेनापति को चुनने का काम करते हैं, जो कम से कम आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़ा तो होगा। इसलिए मैं आप सभी नौजवान साथियों का, झरोखे के पीछे खड़ी अपनी महिलाओं, माताओं, बहनों का, बुजुर्गान का, सबका आह्वान करने आई हूं कि याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का अगर मादा किसी में है तो उसी आम आदमी में है जो दिन रात मेहनत करता है और 2 जून की रोटी कमाता है। वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर खनन घोटाले की जांच चल रही हो, वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले हों, वो कभी नहीं कर सकता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दलदल है और उस दलदल में घुस करके, उतर करके, वापस उबर करके अगर कोई आएगा तो वही आदमी आ सकता है जिसके पास ईमान हो और जिसके रगों में मेहनत का खून बहता हो। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये पीडीएम आपका है, पिछड़ा दलित मुसलमान। हम आपकी ताकत आपके साथ खड़े होकर के बढ़ाने आए हैं और आप लोगों का आह्वान करने आई हूं कि पूरी ताकत से एक बार एक साथ आ जाइए, इनको धूल चटा देंगे और इनको बताने का काम करेंगे कि जब जब इस देश का किसान, मजदूर, कमेरा समाज जागता है, मेहनत का समाज जागता है तो बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती है। ये बताने हम आपके बीच में आए हैं। हम आपसे ये कहने आए हैं कि याद रखिए, ये जो लोग हैं ये बड़ी चतुराई से आपके बीच में आएंगे, आपको उल्टी सीधी बातें भी समझाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि आपने किया क्या है। आपने 2014 में इनको मौका दिया, 2019 में इनको मौका दिया, अब 2024 में भी इनको मौका देना चाहते हैं। लेकिन मौका देने से पहले इनसे ये तो पूछ लीजिए कि 10 सालों में इन्होंने किया क्या। क्या 10 सालों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो कैंपस जो अपने आप को एक मॉडल कैंपस के रूप में डेवलप किया था और जहां से निकलने वाले छात्र छात्राएं विश्व में अपनी क्षमता का लोहा मनवाते थे, आज उन लोगों की बौद्धिक क्षमता क्या विकसित हुई है। इन लोगों से पूछिए कि 10 साल में इस देश का किसान, इस देश का कमेरा जो खेत खलिहानों से फसल निकाल करके इस धरती का मान बढ़ाता था, क्या आज उसको वो सम्मान मिल पाया है। इन लोगों से पूछिए कि दुनिया भर में अपने हाथों के हुनर से इस देश को और इस धरती को यश दिलाने वाले, क्या इन बुनकरों की जिंदगी में कोई बढ़ोतरी हुई है, क्या उनकी कला में कोई इजाफा हुआ है। अगर नहीं तो फिर तीसरी बार इनको मौका क्यों। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी रोजी रोटी तक है? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी शिक्षा तक है? अगर इनको तीसरी बार मौका दिया तो याद रखिएगा, 2000 में मौका मिला तो घाट बेचे, बनारस का इतिहास बेचा, ये देश बेच रहे हैं और प्रदेश बेच रहे हैं। और हम लोग जो बनारस के रहने वाले हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जिनकी पहचान और जिनकी जिंदगी इस गंगा मैया पर निर्भर है, आश्रित है,
जो हमें संस्कृति देती है, सभ्यता देती है और सदियों सदियों से आस्था का प्रतीक है, उसको बचाना और उस बनारस की विरासत को रखना सजोकर, ये सब भी हम बनारसियों की जिम्मेदारी है। लेकिन आज 2024 में ये याद रखिएगा कि इनको बचा कुचा बनारस का 1 इंच भी नहीं देना है और खदेड़ देना है बनारस की सीमा के बाहर इनको, और याद दिला देना है कि ये आम जनता का चुनाव है, ये आम जनता का निर्णय है। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि याद रखिएगा, ये आपके बीच में तमाम मुगालते लेके आएंगे, तमाम बातें कहेंगे, लेकिन अपने बीच में आसपास देखिए, बड़े होशियार लोग हैं ये। क्या बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो आप लोगों से एक सवाल पूछती हूं, जब इसी बनारस में उच्च सदन में नेता पक्ष इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब किसानों की जमीन काशी गेट के नाम पर, वैदिक सिटी के नाम पर, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर लूटी जा रही थी, तब इस धरती का वो सांसद चुप के उठा। उसने धोखा दिया है हम सबको, और धोखा दिया है तो अब उसका फल भुगतने को भी तैयार है। आज चारों तरफ लूट मची हुई है और किसी भी तरफ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है, और पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है, और पिछड़ा दलित मुसलमान का शोषण करने वालों के सामने जिन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाया और जिन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी को सिरे से गिराने का काम करेंगे, तो मैं उनको चुनौती देती हूं कि दुनिया भर में क्यों घूम रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को धूल जटाना चाहते हैं तो शुरुआत बनारस से क्यों नहीं करते, कन्नौज का रुख क्यों कर लिया है। मैं आपसे कहने आई हूं कि आज आइए, चुनौती देती हूं उन विपक्षी दलों को कि यहाँ आइए और यहाँ पर चुनौती स्वीकार करिए। इसी मन से मेरे सभी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने घोषणा कर रही हूँ कि अगर हिम्मत है और यहाँ लड़ने आएंगे तो पीडीएम बिना शर्त उनका सहयोग करेगा, समर्थन में उतर जाएगा। लेकिन हिम्मत हो तब ना, अगर हिम्मत होती तो वो व्यक्ति जो 10 साल से बनारस को लूट रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी है, उसके सामने खुद उतरते, ना कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को उठा करके हम सबको ठगने का काम कर देते। अरे चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं उनसे कहने आई हूं कि जिस दिन ये समाज जाग गया, मान लीजिए आप सबका खेल खत्म। और अब मौका है कि आपके साथ असद साहब खड़े हैं, आशीर्वाद देने के लिए पटेल राजमाता